हेलो एवरीवन, आई एम समील। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने बात करूंगा नेट दिसंबर 2011 की मैथमेटिकल फिजिक्स वाले पार्ट की। जितने भी सारे सवाल पूछे गए थे आपको, उस सारे सवालों को मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे आपको पूछा गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ डायस से सवाल पूछा गया था। फिर लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स से एक सवाल पूछा गया था। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकालने के लिए बोला गया है। कैले हैमिल्टोनियन थ्योरम से आपको मतलब एक सवाल पूछा गया था मैट्रिक्स से। ठीक है, कैसे कैले हैमिल्टोनियन थ्योरम यूज़ करके आप कर सकते हैं वो चीज़ मैं बताऊंगा। रॉन्सकियन से एक ट्रिकी सवाल पूछा गया है। लैपलास ट्रांसफॉर्म पूछा गया था। इम्प्रॉपर इंटीग्रल का एक सवाल पूछा गया है और टेलर सीरीज एक्सपेंशन का एक सवाल पूछा गया है। टोटल 8 सवाल यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि 8 टॉपिक आप देख रहे हो। ठीक है, ये 8 टॉपिक बिल्कुल जो है आप रिपीटेडली आप अगर क्वेश्चन पेपर फॉलो करते हो, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर अगर आप देखते हो तो ये 8 टॉपिक जो यहाँ पे अभी लिखा हुआ है, ये 8 टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी वजह से करा रहा हूँ, इसी वजह से मैं अपने चैनल पे जो है कि वीडियो इसकी ला रहा हूँ कुछ दिनों से, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आप जो होते हैं को ना हेल्पफुल होता है बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि आप हैबिचुएट हो जाते हो नेट के एग्ज़ाम के साथ। जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके पास अवेलेबल, वो सारे अगर कर पाएँ तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलिए पहला सवाल जो है कि देखते हैं क्या है। आप बिल्कुल जो है मतलब पूरा अंत तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और आप मतलब अगर सीखने के लिए आए हैं तो ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डायस, कैसे हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, कैसे इन सारे सवालों को अप्रोच कर रहे हैं, वो चीज़ आप ज़रूर देखिए। ठीक है, अच्छा। एन अनबायस्ड डायस इज थ्रोन 3 टाइम्स सक्सेसिवली। एक अनबायस्ड डायस है जो कि मतलब यूनिफॉर्म डायस जैसे कि होता है। बायस्ड होता तो वहाँ पे कोई कंडीशन लिखा हुआ होता है कि बायस्ड रहने से वहाँ पे कोई कंडीशन दिया हुआ होगा। लेकिन अनबायस्ड डायस होगा तो वो यूनिफॉर्म डायस है, यूनिफॉर्म प्लेन है, 6 प्लेन है, लेकिन वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ होगा कि इसका 1 आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ बायस्ड डायस के लिए होगा। लेकिन अनबायस्ड में 1 2 3 4 6 सारे की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, the probability that the numbers of dots on the uppermost surface and up to 16। यहाँ पे बोला है कि अपर मोस्ट जो सरफेस है, हम लोग जब लूडो खेलते हैं तो लूडो में हम लोग क्या साइड वाइड के सरफेस का तो नंबर नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं ऊपर वाले सरफेस में कितना नंबर आया है, उसी की चाल हम लोग चलते हैं। ठीक है ना, तो अपर मोस्ट सरफेस में आप 3 बार मतलब जो है डाइस जो है थ्रो करोगे आप, तो 3 बार में आपको अपर मोस्ट सरफेस में जितना नंबर आएगा वो सम क्या होगा, 16 होगा। ठीक है, तो 3 बार आप थ्रो करोगे, 16 आने की, टोटल 16 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो चीज़ आपको निकालनी है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है 4 दिया हुआ है। एज यूजुअल नेट के क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ होता है। ठीक है, तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से सोच के आसान तरीके से कर सकते हो। ये सोचना है आसान तरीके का। ठीक है, बिल्कुल मतलब जटिल तरीके का मतलब दिमाग में इसको सोचना नहीं है। आसान तरीके से सोचिए, आसानी से सवाल हो जाएगा। बिल्कुल देखिए। अच्छा, आप यहाँ पे देखिए कि एक अनबायस्ड डायस है जिसका अपर मोस्ट सरफेस का अगर आप 3 बार थ्रो करते हो तो अपर मोस्ट सरफेस का जो नंबर्स आते हैं उनका सम 16 आएगा। तो 16 कैसे कैसे आ सकता है, आप खुद उसको जो है कैसे 16 आ सकता है। देखिए 16 हो सकता है कि 6 एक बार आए, फिर 5 आए, फिर 5 आए, दैट इज 16। ठीक है ना, एक बार आए 4, एक बार आए 6 और एक बार आए 6। ये दो तरीका है आपका 16 आने का। 6 + 5 + 5, 4 + 6 + 6। अच्छा, ये तो 2 तरीका है। अभी क्या है कि आप 6 + 5 + 5, यहाँ पे मैंने इसको 3 बार लिखा है। क्यों लिखा है, देखिए हमें ये लिखना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि
चलिए मान लीजिए कि पहली बार आपने जब थ्रो किए तब 6 आया, ठीक है। दूसरी बार आपने थ्रो की फिर 5 आया, फिर तीसरी बार थ्रो की फिर 5 आया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पहली बार आपका 5 आए, फिर दूसरी बार 6 आए, फिर तीसरी बार 5 आए। और ये कॉम्बिनेशन भी तो हो सकता है, पहली बार 5 आए, फिर दूसरी बार भी 5 आए, फिर 6 आए। उसी तरीके सिमिलर वे से आपका ये चीज़ भी आ सकता है। तो बिल्कुल आप अगर देखोगे तो 16 आने की आपके ये कितने कॉम्बिनेशन हो रहे हैं टोटल में। आप देखोगे अगर 16 आने के कॉम्बिनेशन आपके टोटल में बन रहे हैं, देखिए यहाँ पे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल 6 कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो आप जितने भी आपका मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन, बेसिक सा डेफिनेशन क्या है। प्रोबेबिलिटी होता है ऑब्जर्वेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। यानी कितने इवेंट्स जो कि आपकी मतलब आपको अगर जो चीज़ करने के लिए दिया गया है सिस्टम में, ठीक है, आप उसको करने के लिए कितने इवेंट्स की आप ऑब्जर्व कर रहे हो और टोटल कितने इवेंट पॉसिबल है, इन दोनों की अगर आप रेशियो ले लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेबल इवेंट्स हमारे पास कितने मिले, ऑब्जर्वेबल इवेंट्स आपको मिले 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऑब्जर्वेबल इवेंट्स आपको मिले। कैसे मिले आपको बता दिया मैंने। और क्या 16 पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है। अगर है तो आप सोचिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सोचिए, सोच के आप बिल्कुल मतलब दिमाग को थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर कीजिए कि क्या है 16 पॉसिबल। अगर नहीं है तो आप उसको सोच समझ के यहाँ पे 6 लिखिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जो है सोचने का काम है। बहुत सारे सवाल ऐसे हो जाते हैं कि फॉर्मूला डाल दिया, ट्रिक है ये है, लेकिन प्रोबेबिलिटी को मतलब बिल्कुल जो है सोच समझ के करना होता है, ठीक है। अच्छा, डाइस आपने कितनी बार थ्रो की थी, डाइस आपने थ्रो की थी 3 दफे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी आपके टोटल नंबर ऑफ इवेंट पॉसिबल इवेंट्स कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स आपके बन जाएंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6। अगर 4 बार थ्रो करते तो और एक 6 से मल्टीप्लाइड हो जाता। अगर 5 बार थ्रो करते तो आपका एक 6 2 6 यहाँ पे 6 इंटू 6 नीचे और 2 बार मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, 6 कैंसिल आउट, आपको मिला 1/36। यानी आप इस सवाल को अगर फिर से पढ़ेंगे, देखिए, एन अनबायस्ड डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स सक्सेसिवली, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑन द अपर सरफेस एंड अप टू 16 इज, कितना हुआ आंसर, आपका आंसर हुआ 1/36। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आप सोचेंगे तो इस सवालों को, इन सवालों को, यहाँ से सवाल और भी पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सवाल अप्रोच कर सकते हो आप, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है, एक जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स टी, ठीक है, जिसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि एफ ऑफ एक्स टी दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन एक्स टी टू द पावर एन, ठीक है, पी एन एक्स टी टू द पावर एन, ओके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर द लीजेंडरी पॉलिनोमियल पी एन एक्स इज एफ ऑफ एक्स टी दैट इज इक्वल्स टू ये, ठीक है। यानी आपको बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ P3 ऑफ -1 इज, ठीक है। आपको एफ ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू दिया हुआ है ये चीज़, आपको एफ ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू दिया हुआ है ये चीज़। तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू दिस वन एंड एफ ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू दिस वन, सो दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन, ओके। So n equals to 0 to infinity p n x t to the power n that is equals to 1 minus 2x t plus t square whole to the power minus half that is equals to that is the generating function. So now what you have to put? You have to put x equals to 1. X equals to 1 in this equation. So if you put x equals to 1, then what happens? So you can see there that here in this line, summation of n equals to 0 to infinity p n
and x equals to 1. So you put here x equals to 1 t to the power n. Okay, so now here in this portion you can see here minus 2xt. So 1 minus 2 into 1 into t plus t square whole to the power minus है. ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा. अब इस इक्वेशन से आपको ये इक्वेशन कैसे मिलेगा, देखिए n इक्वल्स टू 0 टू सेम चीज़ लिखा है, n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन 1 टी टू द पावर n. और यहाँ पे इसको आप फॉर्मूला इस तरीके से लिख सकते हो 1 माइनस टी होल स्क्वायर. ठीक है ना, 1 माइनस टी होल स्क्वायर इसको लिख सकते हो ये चीज़ को. और बाहर क्या है, माइनस टू द पावर माइनस हाफ है, टू द पावर माइनस हाफ है. तो इसको करोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1 माइनस टी होल टू द पावर माइनस 1. ठीक है, तो आपको यहां पे अभी क्या मिला, आप अगर एक चीज रिकॉल करो, आप एक फॉर्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो यहां पे 1 माइनस एक्स होल इनवर्स दैट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट, ये चीज होता है. तो इसको आप ये भी तो लिख सकते हो n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n, ये चीज लिख सकते हो. तो आप यहां पे देखिए इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो, समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n p n 1 t टू द पावर n दैट इज इक्वल टू n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी t टू द पावर n. इस चीज को आप लिख सकते हो ना, इस चीज को 1 माइनस टी होल इनवर्स को लिख सकते हो. ये इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया. अच्छा, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे दोनों तरफ समेशन टी टू द पावर n है, तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो. और ये चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो कि पी एन 1 दैट इज इक्वल्स टू 1, लेकिन आप यहाँ पे लिखोगे फॉर ऑल n. ठीक है, फॉर ऑल n पी एन 1 की वैल्यू आपको 1 मिल गई, n की वैल्यू आपकी कुछ भी हो. ठीक है, n की वैल्यू आपकी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 100 हो, कुछ भी हो, पी एन 1 दैट इज इक्वल्स टू 1 फॉर ऑल n. ओके, और एक चीज आपको यहां पे बताते हैं, देखिए पी एन एक्स होता है. ठीक है, अब हो सकता है वहां पे पी एन और माइनस एक्स भी हो सकता है ना, हो ही सकता है. ठीक है, तो इसका रिलेशन पी एन एक्स से क्या है, पी एन ऑफ माइनस एक्स का रिलेशन पी एन एक्स से ये ऐसे होता है कि -1 होल टू द पावर n पी एन एक्स. आपको बोला गया है कुछ सवालों में कि आप निकालिए P3 ऑफ -1 की वैल्यू. तो P3 ऑफ -1 की वैल्यू क्या आती है, देख लेते हैं. P3 ऑफ 1 की वैल्यू को क्या होगी, 1 होगी. ठीक है, ये तो यहां से आपको मिल गया P3 1 की वैल्यू. अच्छा, P3 ऑफ -1 की वैल्यू देखिए, -1 होल टू द पावर 3 P3 1. ओके, यहाँ पे 3 1 लिख दीजिए. तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, यहाँ पे आपको मिल गया -1 होल टू द पावर क्यूब. यही फैक्टर जो है, इसी फैक्टर से ही आपको जो है आंसर मिलेगा कि वो आंसर आपका 1 होगा कि -1 होगा. यहाँ पे -1 होल टू द पावर 3 है, यानी ऑड नंबर है, तो आपको क्या मिलेगा आंसर में, -1 मिलेगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सा आंसर जो है सही है. ऑप्शन डी जो है आपका सही आ रहा है. ठीक है, तो बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से आप इसको भी कर पाए. चलिए आगे बढ़ते हैं. द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट इज टेंजेंट टू द सरफेस एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल्स टू 4 एट पॉइंट 1 2 2. ओके, आपके पास एक सरफेस का इक्वेशन दिया हुआ है जो कि है x इंटू वाई इंटू जेड दैट इज इक्वल्स टू 4. ठीक है, इस सरफेस के लिए आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होगा, इस पॉइंट कैसे निकालोगे. एक बेसिक सा फॉर्मूला आपको यहां पे बता देते हैं, आप नोट कर सकते हो फॉर्मूला को. इस फॉर्मूले को अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन पूछा जाए तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप बिल्कुल जो है आंसर आसानी से निकाल सकते हो. चलिए देखते हैं क्या फॉर्मूला है. यहां पे देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन दैट इज एफ एक्स या एफ सबस्क्रिप्ट एक्स एट पॉइंट P इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, एफ वाई एट पॉइंट P वाई माइनस वाई नॉट, एफ जेड एट पॉइंट P जेड माइनस जेड नॉट, दैट दिस इज इक्वल्स टू 0.
तो ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन के लिए, ठीक है। समझ मतलब बिल्कुल आप जो है स्टेप बाय स्टेप समझिए कि कैसे आ रहा है आंसर आपका, ठीक है। आपको फॉर्मूला यहाँ पे दिखा दिया मैंने। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स है जो फंक्शन आपका दिया हुआ होगा उसको आप एक्स के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे एक दफा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करोगे आप विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको क्या मिल जाएगा? एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स मिल जाएगा। एफ वाई कैसे मिलेगा? आप अगर फंक्शन को वाई के रेस्पेक्ट पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करोगे तो आपको मिलेगा एफ वाई। और एफ जेड एक्चुअली दिस, ये सारी चीज जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन है। पार्शियल डिफरेंशिएशन को यहाँ इस तरीके से लिखा जाता है, डिनोट किया जाता है। एफ जेड यानी जेड के रेस्पेक्ट में करना है फंक्शन को डिफरेंशिएट। और जो चीजें आपको मिलेंगी, जो चीजें आपको मिलेंगी उनको, उनमें आपको कौन सी पॉइंट में आपको यहाँ पे उसको लिखना है, आपको लिखना है इस पॉइंट में 1 2 2, जो पॉइंट आपको सवाल में दिया हुआ रहेगा उस पॉइंट में आपको उसकी वैल्यू यहाँ पे लिखना है। अच्छा, यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट क्या है, वाई नॉट क्या है, जेड नॉट क्या है, ठीक है। इक्वेशन तो है ये चीज, एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, नथिंग बट दिस इज, देखिए दिस इज एक्स नॉट, दिस इज वाई नॉट एंड दिस इज जेड नॉट। ओके, वन इज द वन, यहाँ पे जो है वो है एक्स नॉट, वाई नॉट की वैल्यू है 2 और जेड नॉट की भी वैल्यू है 2। तो समझ में आ गया होगा कि आपको एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट की वैल्यू कहाँ से मिल रही है, ठीक है ना। तो देखिए एफ ऑफ एक्स वाई जेड, आपको इक्वेशन सरफेस का क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल्स टू 4। आप इस तरीके से लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे 8 लिख दिया है मैंने, 4 है या 8 है देख लेता हूँ, 4 है, तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे 4 लिख दीजिए, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वाई जेड दैट, एफ ऑफ एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड माइनस 4 कर दिया मैंने। आपका पॉइंट क्या मेंशन किया हुआ है, आपका पॉइंट मेंशन किया हुआ, अच्छा अच्छा, ये सवाल में एक्चुअली में सवाल यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। आपका सवाल में ये था 1 to 2 नहीं था, 1 to 4 था यहाँ पे, और यहाँ पे 8 था, ठीक है। यहाँ पे 1 to 4 है और यहाँ पे 8 है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिए, एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल्स टू 8 एंड 1 to 4, ये पॉइंट जो दिया हुआ है वो है 1 to 4, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए क्योंकि आपके सवाल में ये चीज़ दिया हुआ है, P दैट इज इक्वल्स टू 1 to 4, पॉइंट दिया हुआ है 1 to 4। चलिए वो कोई बात नहीं है, ठीक है, आपको मेथड समझना जरूरी है। देखिए एफ ऑफ एक्स आपको निकालना है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स आपका एफ ऑफ एक्स वाई जेड क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है एक्स वाई जेड माइनस 8, ठीक है ना। अच्छा, तो आप एफ ऑफ एक्स क्या निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको एफ ऑफ एक्स निकालोगे तो आपको मिलेगा वाई जेड। वाई जेड की वैल्यू आपका इस पॉइंट पे कितना होगा, y इंटू जेड दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 4, आपको क्या मिलेगा 8 मिलेगा, उसको यहाँ पे लिख दिया है मैंने, देखिए, ठीक है। फिर देखिए आप अगर एक्स वाई जेड है माइनस 8 है, इसको अगर y के रेस्पेक्ट में करोगे तो एक्स जेड मिलेगा। सेम तरीके से अगर आप करके देखोगे ये वाला लाइन आ जाएगा और इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे। यहाँ पे आपको पता है एक्स माइनस क्या लिखना है, एक्स नॉट की वैल्यू है 1, एक वाई नॉट की वैल्यू है 2 और जेड नॉट की वैल्यू है यहाँ पे 4, तो जेड नॉट की वैल्यू 4 लिख दिया है और बिल्कुल जो है ये इक्वेशन आ गया। इक्वेशन क्या आया आपका, इक्वेशन ऑफ ये, इसी को आप सॉल्व करोगे ना, बिल्कुल इसी तरीके से इसी को सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा 4x प्लस ट्वाइस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 12। आप करके देख लीजिए बिल्कुल, और वीडियो को पॉज करके देख सकते हो इसको, ठीक है, खुद से। तो 4x प्लस ट्वाइस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल, यहाँ पे देखिए दैट इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है 12, 4x प्लस ट्वाइस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 12। कौन सा इक्वेशन जो है सही आ रहा है आपका, देखिए ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है। क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, 1 2 और यहाँ पे 4 और एक्स वाई जेड दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है। तो बहुत ही आसान तरीके से इसका भी सवाल, इस सवाल का भी आंसर आप निकाल पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सवाल पूछा गया है केले हैमिल्टोनियन थ्योरम का यूज करके, ठीक है, कैसे आप इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है। देखिए ए 3x3 मैट्रिक्स एम
हैज ट्रेस m दैट इज इक्वल टू 6। ओके, 3x3 मैट्रिक्स का ट्रेस दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 6, और ट्रेस ऑफ m स्क्वायर मैट्रिक्स का 26, m क्यूब मैट्रिक्स का ट्रेस दिया हुआ है 90। विच ऑफ द फॉलोइंग बी ए सेट ऑफ पॉसिबल आइगन वैल्यू ऑफ m। आपका 3 मैट्रिक्स का ट्रेस दिया हुआ है, एक m मैट्रिक्स का दिया हुआ है, एक m स्क्वायर का दिया हुआ है, और एक m क्यूब का दिया हुआ है। ट्रेस दिया हुआ है, सिर्फ आपको ट्रेस दिया हुआ है। आप कैसे आइगन वैल्यू निकाल सकते हो? ठीक है, देखिए कैसे निकालोगे। ट्रेस क्या होता है, पहले ये चीज आप थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए कि ट्रेस क्या होता है। ट्रेस इज द सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज, ठीक है ना। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज किसके, कौन सी मैट्रिक्स की होती है? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है। रेक्टेंगुलर किसी मैट्रिक्स का 4x3, 3x4 या और भी कुछ होता है तो उनका नहीं होता, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। 3x3, 4x4, 5x5, इन सारे मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू आपको मिलता है। आइगन वैल्यू क्या है? आइगन वैल्यू दैट इज सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज दैट इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस क्या है? ट्रेस कर रहे हैं, ट्रेस क्या है किसी भी मैट्रिक्स का? देखिए यहां पे आपने मैट्रिक्स देखा होगा, ठीक है। ट्रेस है डायगोनल एलिमेंट जो होता है उसी को ट्रेस बोला जाता है। सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स दैट इज द ट्रेस। सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, यहां पे जो रहता है सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट दैट इज द ट्रेस। ओके, तो ये चीज जो होता है ट्रेस होता है। और ट्रेस और एक डेफिनेशन क्या आपको मिल गया? सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ट्रेस ऑफ m दिया हुआ है आपको 6, ट्रेस ऑफ m स्क्वायर दिया हुआ है 26, एंड ट्रेस ऑफ m क्यूब दिया हुआ है 90। ट्रेस ऑफ m दैट इज इक्वल टू क्या है? यानी लैम्डा 1 है प्लस लैम्डा 2 है प्लस लैम्डा 3 है, ठीक है ना। ट्रेस ऑफ m स्क्वायर क्या कर सकते हैं आप? लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस लैम्डा 3 स्क्वायर। मैट्रिक्स का भी स्क्वायर हो गया। यही चीज के लिए हैमिल्टोनियन थ्योरम हमको बोलता है कि अगर मैट्रिक्स आपका m हो, उसका आइगन वैल्यू अगर लैम्डा होता है, मैट्रिक्स अगर m स्क्वायर हो जाए उसका आइगन वैल्यू लैम्डा स्क्वायर बनेगा। मैट्रिक्स अगर m क्यूब बन जाए उसका आइगन वैल्यू लैम्डा क्यूब बनेगा। ये कैले हैमिल्टोनियन थ्योरम से हम लोगों को मिलता है, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ m स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 26 यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से कि लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर प्लस लैम्डा 3 स्क्वायर। ओके, अच्छा, और ट्रेस ऑफ m क्यूब के यहां पे क्या लिख सकते हैं? ट्रेस ऑफ m क्यूब के यहां पे लिख सकते हैं लैम्डा 1 क्यूब प्लस लैम्डा 2 क्यूब प्लस लैम्डा 3 क्यूब। ओके, अच्छा, देखिए अब आपके यहां पे ऑप्शन जो है सारे दिए हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन ए को मान के चलिए। देखिए यहां पे 1 + 1 + 4, ये चीज आपको 6 दे रहा है, ठीक है। अच्छा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये चीज आपको 18 दे रहा है, लेकिन आपका क्या है? 26 है, 26 है। यानी पहला ऑप्शन जो है गलत हो गया, उसको चेक करना जरूरी नहीं है, और मैंने लिख दिया है, फिर भी आप देख सकते हो। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है -107, ठीक है। -107 कर लिया आपने, आपको 6 मिल गया। -1 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर करें तो आपको मिला 50, आपको मिला 50। यहाँ पे 26 है, ये ऑप्शन भी गलत आ गया। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं, -1 3 4। देखिए -1 3 + 4 दैट इज इक्वल टू 6, -1 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज 1 + 9 + 16, that gives you 26. Okay, so this one is satisfied. Trace of m square that is equals to 26 इस ऑप्शन से आपका सेटिस्फाई हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, -1 होल क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 90, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन, ये वाला ट्रेस ऑफ m क्यूब, ये चीज भी आपका सेटिस्फाई होता है। तो बिल्कुल आप यहां से ये दोनों चीजों से आप मतलब ये ऑप्शन देख सकते हो कि ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर आ गया। ये चीज आपका जरूरी नहीं है चेक करना, चेक कर सकते हो, ठीक है। आप देखोगे, आपको क्या करना है, एग्जाम हॉल में आपको बिल्कुल जो है
क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन देखने के बाद आपको ऑप्शन जो है एलिमिनेट करना आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट जितना कर पाओगे आप उतना जो है सही आंसर की तरफ बढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, let x1t and x2t be linearly independent solutions of the differential equation। क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके लिए आपको दो लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस ऑफ यहाँ पे दिया हुआ है d2x बाई टी स्क्वायर d2x बाई dt2 प्लस 2dx बाई dt प्लस एफ ऑफ टी एक्स दैट इज इक्वल टू 0 या थीटा, क्या दिया हुआ है हमें देखना नहीं है, थीटा है, चलिए थीटा मान लेते हैं। एंड लेट डब्ल्यू टी, डब्ल्यू व्हाट इज डब्ल्यू टी? डब्ल्यू टी आपके सेकेंड ऑर्डर लिनियरली यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अगर किसी डब्ल्यू को देखते हो ना, वो डब्ल्यू होता है रॉन्स्कियन बोला जाता है। रॉन्स्कियन क्या है? रॉन्स्कियन डब्ल्यू आर, वो आपको क्या होता है वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट पेज में बता दे रहा हूँ, ठीक है। रॉन्स्कियन होता है। अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉन्स्कियन का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है आपको इस इक्वेशन के लिए। चलिए, इफ डब्ल्यू जीरो दैट इज इक्वल टू, ये एल देख रहे हो लेकिन एल नहीं है, ये है 1 और डब्ल्यू 1 इज गिवन बाय क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे एल, ये एल नहीं है, ये 1 है। डब्ल्यू ऑफ जीरो दैट इज इक्वल टू 1, देन डब्ल्यू ऑफ 1 इज गिवन बाय, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही है वो निकालना है। आपको दिया हुआ है कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। चलिए देखिए, बहुत ही आसान तरीके से इस सवाल को किया जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से किया जाएगा। देखिए क्या करते हैं, देखिए d2x बाई dt2 प्लस p ऑफ t dx बाई dt प्लस q ऑफ tx दैट इज इक्वल टू r ऑफ t। ये फॉर्मेट होता है डिफरेंशियल सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर ये फॉर्मूला आपको दिखाई दे तो आप यहाँ पे देखो कि dx बाई dt के साथ क्या है, p ऑफ t, ठीक है, p ऑफ t। यानी यहाँ पे क्या p ऑफ t है? p ऑफ t की वैल्यू है 2 इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ t, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं रॉन्स्कियन कैसे डिफाइन हो रहा है। रॉन्स्कियन इज डिफाइंड बाय w दैट इज इक्वल टू c e to the power which is exponential, e is the exponential, e to the power minus p of t dt, e to the power minus p of t dt, p of t that is equals to 2 here, okay। p of t की वैल्यू क्या है? 2 है। और w that is equals to आपको क्या मिल गया फिर? c e to the power minus 2 dt that is equals to c e to the power minus 2t। अभी जो है आपको बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है। बाउंड्री कंडीशन क्या दिया हुआ है? बाउंड्री कंडीशन ये दिया हुआ है कि w ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, w ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, दैट गिव्स यू c दैट इज इक्वल्स टू 1। ये चीज आपको मिल गया यहाँ से, तो यानी आपको यहाँ पे c की वैल्यू मिल गई। अभी आपको w ऑफ 1 की वैल्यू निकालनी है, तो w ऑफ 1 दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दीजिए c की वैल्यू 1 और e टू द पावर माइनस 2 इंटू t है, t की वैल्यू क्या है? 1 है, तो यानी e टू द पावर माइनस 2 आ गया। यानी आपका क्या इसको लिख सकते हो? 1 बाई ए स्क्वायर लिख सकते हो। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। देख सकते हो कि बिल्कुल बहुत आसान तरीके से ये सवाल भी हो चुका, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से कर लिया हमने ये सवाल, ठीक है। आप तरीका देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राफ फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू, ये चीज आपको दिया हुआ है, ठीक है, पढ़ लीजिए आप। अच्छा, और दिया हुआ है ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल, ये कंडीशन 2n लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2n प्लस 1 फॉर 0 दैट इज इक्वल टू 2n प्लस, यानी एक स्टेप में 0 रहेगा, एक स्टेप में 1 रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। ये और भी चलता जाएगा, यहीं पे खत्म नहीं होगा, क्योंकि n की वैल्यू क्या दिया हुआ है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना भी आप मन चाहे आप ले सकते हो, उतना चलता जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो अभी जो क्या करना है आपको, अभी आपको ये जो स्टेप साइज वाला स्टेप वाला आपको फिगर दिया हुआ है,
इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म करना है, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म करना है। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन क्या होता है? एल ऑफ एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, किसी भी फंक्शन जो है कि एफ ऑफ एक्स, किसी कोई भी एक फंक्शन है, उसका लैपलास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर लोगे, आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा उस फंक्शन के लिए। ठीक है, अच्छा अच्छा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 1 है, कभी कभी है 0। ठीक है ना? इस पोजीशन में देखिए 0 to 1 जो है, उस पोजीशन में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1, 1 to 2 है तब इसकी वैल्यू है 0, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, सिमिलर वे पे यहाँ पे आप देखोगे एक्स के एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0 आएगा। इसी तरीके से चलेगा। चलिए, ये जो इससे इसको आप ये लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्म इस तरीके से लिखा जाता है कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स एस से भी डिनोट, कैपिटल एफ ऑफ एस से भी डिनोट किया जाता है। मर्जी है जो भी आप लिखिए। ठीक है, अच्छा, दैट इज इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला क्या है ये? तो 0 टू, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 0 to 1, 0 to 1 जब जा रहे हैं हमें क्या मिल रहा है? ई टू द पावर माइनस एस एक्स और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 1 डी एक्स प्लस 1 to 2, फिर ई टू द पावर माइनस एस एक्स, फिर हमें 1 to 2 में आपको वैल्यू क्या मिला? 0 मिला डी एक्स। 2 to 3 करेंगे आपको वैल्यू क्या मिला? 1। इस तरीके से करेंगे ना आप। अगर इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ई टू द पावर माइनस एस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एस। ठीक है ना? अब इस चीज़ को बिल्कुल आप ये यहाँ पे आपको ये चीज़ मिल गया 1 बाई एस माइनस ई टू द पावर माइनस एस बाई एस प्लस ई टू द पावर माइनस 2s बाई एस माइनस ई टू द पावर माइनस 3s बाई एस। 1 बाई एस अगर आप ले लेते हो कॉमन में, ये चीज़ आपको मिल गया। और ये आप सेम अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही 1 माइनस एक्स होल टू द पावर माइनस 1 के लिए फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स होल टू द पावर माइनस 1 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 5। इस तरीके से जाएगा ना? तो इस तरीके से अगर होता है तो आप यहाँ से यहाँ पे क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो 1 बाई एस और यहाँ पे इसको लिख सकते हो 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एस होल टू द पावर माइनस 1। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। यहाँ पे देखिए ये चीज़ 1 बाई एस ई टू द पावर 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एस। ठीक है, इसको जस्ट आपने नीचे लिख दिया है, इन्वर्स को आपने नीचे लिख दिया है, बस आपका ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है, तो इतनी आसानी से आप कर सकते हो। आप बिल्कुल जो है फंक्शन क्या दिया हुआ है उसको फॉलो कीजिए, इस फॉर्मूला को लगाइए, आपका लैपलास ट्रांसफॉर्म इजीली आपका निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The value of the real integral I that is equals to minus 3 to 3 dx divided by x square plus 3x plus 2 is, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अच्छा, हमें तो देखिए एक बिल्कुल आसान सा चीज़ समझने की कोशिश कीजिए। नेट के एग्जाम में कभी आपको मतलब बहुत ही आसान सा इंटीग्रेशन दिया हुआ नहीं रहेगा, हायर लेवल इंटीग्रेशन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन में आपको बिल्कुल मतलब सॉल्व करने के लिए क्या करना, दिमाग थोड़ा सा लगाना है। ठीक है, क्या देखना है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। अगर कोई फंक्शन ये जो आपका -3 to +3 है, ये एरिया डिफाइंड किया हुआ है, इस एरिया के अंदर नहीं आता है, अनबाउंड होता है इस एरिया के अंदर, तो उस फंक्शन को, उस इंटीग्रेशन को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और इसका भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नहीं है ये तो नहीं बताया मैंने, सॉल्यूशन है इम्प्रॉपर इंटीग्रल का। अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे वो चीज मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखिए, इंटीग्रेशन दिया हुआ है I दैट इज इक्वल टू dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2।
नीचे वाला पार्ट जो है इसको बिल्कुल आप सॉल्व कीजिए, आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे देखिए x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है x इक्वल टू -1 और -2। ठीक है, तो x इक्वल्स टू -1 और आपको क्या मिला, सॉरी यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिखा है तो माफ कर दीजिए मुझे, x इक्वल्स टू -2 भी होगा। ठीक है, x इक्वल्स टू -1 -2। तो आप इस अभी क्या करेंगे, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x की वैल्यू क्या है, f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको 1 बाई ये चीज x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, अब x² प्लस 3x 1 बाई x² प्लस 3x प्लस 2, इसमें आप जो है पुट कीजिए x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -2। आप करके देखिए आपको क्या मिलेगा, आपको फंक्शन मिलेगा, फंक्शन की वैल्यू जो मिलेगी वो है इन्फिनिटी, वो है इन्फिनिटी। आपका एरिया क्या है -3 टू +3। आपका फंक्शन जो पॉइंट में x की जो वैल्यू आई उस पॉइंट में आपको फंक्शन की वैल्यू मिल रही है इन्फिनिटी, जो कि अनबाउंड है -3 और 3 के लिए, उस एरिया डिफाइंड एरिया के लिए। तो हम अभी कह सकते हैं कि ये जो है ये इंटीग्रल दिया हुआ है, ये इंटीग्रल जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ओके, अच्छा, यहां पे x दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका रियल पार्ट में दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं z की वैल्यू क्या होती है, x प्लस आई वाई। x क्या होता है, रियल पार्ट है, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। यहां पे इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ नहीं है तो नहीं है, तो नहीं है, क्या है। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का जब इमेजिनरी पार्ट 0 होता है वो रियल बन जाता है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। I is an improper इंटीग्रल। ओके, सो किसी भी इंटीग्रल का आपका जो है कि वो मतलब वैल्यू कैसे आएगा, वैल्यू आएगा 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यूस, सॉरी रेडियस बोला मैंने, गलती से निकल जाता है। ठीक है, 2 पाई आयोटा दैट इज इक्वल टू सॉरी आई दैट इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यूस। रेसिड्यूज निकालना आना चाहिए। 3 तरीका है रेसिड्यूज निकालने का, बेसिकली 2 है। एक एसेंशियल सिंगुलरिटी जब आती है तब रेसिड्यू क्या होता है, जब पोल सिंगुलरिटी आती है तब क्या होता है, और स्पेशल एक छोटा सा चीज है वो है सिंपल पोल के लिए बिल्कुल ही ट्रिकी वे से आप रेसिड्यूज कैसे निकालोगे। ठीक है, तो रेसिड्यूज निकालना आना चाहिए। यहां पे हमें क्या मिला, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -2। दोनों ही चीज जो क्या है, दोनों ही चीज जो है यहां पे है पोल ऑफ ऑर्डर ऑन। ठीक है, पोल ऑफ ऑर्डर ऑन। तो पोल ऑफ ऑर्डर 1 के लिए मतलब इसको क्या बोलेंगे, सिंपल पोल, सिंपल पोल बोलेंगे। तो पोल ऑफ ऑर्डर 1 है यहां पे, तो पोल ऑफ ऑर्डर 1 ये 2 है, x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू -2। तो i दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज, और ये दो चीज जो है ये पोल ऑफ ऑर्डर वन है। कोई भी फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ जेड दैट इज इक्वल्स टू पी ऑफ जेड बाई क्यू ऑफ जेड, इस रूप में अगर किसी फंक्शन होता है उसके लिए रेसिड्यूज क्या होता है, कोई भी पॉइंट आपको मिल गया जेड इक्वल्स टू ए, उस पॉइंट में आप रेसिड्यू निकालना है। क्या निकालोगे, निकालोगे पी ऑफ ए डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दोनों ही चीज यहाँ पे जुड़ गया है, तो क्यू डैश ए होगा, नीचे क्या होगा क्यू डैश ऑफ ए। डैश क्या होता है, ऊपर में डैश क्या होता है, डिफरेंस डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन आप करोगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करोगे, फिर उस पर आप z इक्वल्स टू ए पुट करोगे, या आपको पास अगर सिर्फ x दिया हुआ है तो x इक्वल्स टू आप a पुट करोगे। ठीक है, आपका फंक्शन दिया हुआ है ये, इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 1 बाई, नहीं 1 बाई तो नहीं आएगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करोगे आपको क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ इसका आएगा 2x प्लस 3 आएगा, आएगा कि आएगा नहीं। ठीक है, उसी को हमने लिख दिया 1 बाई 2x प्लस 3, 1 प्लस ये सम ऑफ रेसिड्यूज है, ये एक पोल के लिए है, दूसरा पोल के लिए ये है 1 बाई 2x प्लस 3। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको देखिए कि 1/2x+3 है और आपको वैल्यू पुट करना है x=-1 की, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है x=-2। ठीक है, दोनों को करके देखिए आपको मिल जाएगा 0, 2 पाई आयोटा, और ये दोनों चीज़ जो अंदर का है वो आपको मिल जाएगा 0। ठीक है, आप अगर यहाँ पे अगर कहीं पे भी ऑप्शन देखोगे आपका यहाँ पे मुझे लगता है कि ये ऑप्शन जो है दिया हुआ है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सही ऑप्शन आपका क्या आ रहा है? सही ऑप्शन आपका आ रहा है 0। ठीक है, सही ऑप्शन आ रहा है आपका 0। तो ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, द फर्स्ट फ्यू टर्म्स इन टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन f(x) दैट इज इक्वल टू sin x अराउंड x=π/4 आर। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही है आपको सिर्फ उसको चूज करना है। तो x क्या है? π/4 में आपको चूज करना है, फंक्शन दिया हुआ है sin x। ठीक है ना? अच्छा, कैसे करोगे? टेलर सीरीज एक्सपेंशन का एक आसान सा फॉर्मूला आपको बता देता हूं। वो फॉर्मूला आप बिल्कुल मतलब दिमाग में बैठा लीजिए, रट्टा मार लीजिए, आपको पता भी होगा कई कई लोगों को। ठीक है, तो देखिए टेलर सीरीज का यहाँ पे एक फॉर्मूला देखिए, f'(x), इसको टेलर से ये मतलब क्या है? ये टेलर सीरीज का एक्सपेंशन वाला ये फॉर्मूला है। f(x) से भी आप डिनोट कर दीजिए, कोई नहीं है, आपको जिसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कर दीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है? n=0 टू इन्फिनिटी f ऊपर में है n a, यानी nth डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट पॉइंट a डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, और है x-a होल टू द पावर n। तो इस फंक्शन को इसको हम लोग आसान भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, f(x) जो कि है टेलर सीरीज एक्सपेंशन दैट इज इक्वल टू f(a) प्लस x-a f'(a) प्लस x-a होल स्क्वायर f'(a) डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x-a होल क्यूब f'(a) बाई 3 फैक्टोरियल x-a प्लस x-a होल टू द पावर 4 f'(a) एट डिवाइडेड बाई 4 फैक्टर। इस तरीके से चलते जाएगा, जितना डैश उतना टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, उतना ऑर्डर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हेयर f(x) दैट इज इक्वल टू sin x, एंड आपको कौन सा पॉइंट में निकालना है? π/4 में निकालना है। देखिए आपको यहाँ पे इस फॉर्मूला को आप देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, आपको f(a) चाहिए। f(a) मतलब कोई यहाँ पे कोई डैश नहीं है, मतलब कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, बिल्कुल f(a) की वैल्यू क्या आ जाएगी? sin π/4, और मिला क्या? 1/√2। f'(x) करेंगे, यहाँ पे आप इसको sin x का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन करोगे, आपको क्या मिलेगा? cos x दैट इज इक्वल टू f'(a), आपको क्या मिल जाएगा? 1/√2। सेम तरीके से यहाँ पे ये 4 चीज़ आप निकाल लीजिए। ठीक है, बिल्कुल निकल जाएगा, बिल्कुल देखिए निकल जाएगा। अब क्या है? टेलर सीरीज एक्सपेंशन एट पॉइंट π/4। ठीक है, कौन सा फंक्शन का? sin x का। ठीक है, क्या हो गया? देखिए 1/√2, इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने। अब x-a है, x की वैल्यू तो x ही रहेगा, माइनस a है, a की वैल्यू क्या है? यहाँ पे π/4 पुट कर दीजिए, x-π/4। फिर इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है 1/√2, लिख दीजिए। फिर यहाँ पे क्या आएगा? प्लस होगा x-a होल स्क्वायर, x-π/4 होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस क्यों लिखा है? माइनस लिखा है क्योंकि f'(a) की वैल्यू क्या है? -1/√2। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? 1/√2 प्लस 1 प्लस x-π/4 माइनस 1/2 फैक्टोरियल x-π/4 होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल वाला टर्म को आप नेग्लेक्ट नहीं कीजिएगा। ठीक है, फैक्टोरियल वाला टर्म भी है। फिर यहाँ पे क्या आएगा? -1/3 फैक्टोरियल, यानी ये चीज़ आएगा। इस तरीके से कर सकते हो आप। तो ये ऑप्शन आपका कौन सा सही आ रहा है? देखिए ऑप्शन बी अगर मैच करके देखोगे तो ऑप्शन बी वाला जो आंसर है वो सही आंसर है, मैच हो रहा है। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। तो
तो बिल्कुल आप देख सकते हो यहाँ पे नेट दिसंबर 2011 के 8 सवाल पूछे गए थे। 8 सवालों को मैंने आपके सामने डिस्कस किया। बिल्कुल कहीं पे भी आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ना, और फिर आप लोग जो है वीडियो में कमेंट भी किया कीजिए, ठीक है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी एंगेजमेंट बढ़ता है। यूट्यूब में ऐसा ही होता है, ठीक है। होता है इसी वजह से बोल रहे हैं, ऐसे तो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए, पूरा देखने के लिए आपको मेरे तरफ से थैंक यू। और आप जो है वीडियो को अगर पसंद करते हो, वीडियो पसंद आया आपको, ठीक है, आप लाइक कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को भी चैनल को शेयर कर सकते हो, वीडियो को भी शेयर कर सकते हो, कुछ प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा लीजिए, ठीक है। फ्रॉम माय साइड बेस्ट विशेस फॉर यू। अभी जो है एग्ज़ाम जो है CSIR नेट का एग्ज़ाम कोविड इस पैंडेमिक की वजह से थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है, होगा ज़रूर। तो आप जो है तैयारी करते रहिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।